हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये 7वां वीडियो है और इसके पहले 6 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा, यानी इसे प्रतिशत में बदलना है। चलिए हल कर लेते हैं इसको। लिखा है 0.33 भाग देना है 0.11 से। प्रतिशत में जब व्यक्त करते हैं तो 100 से करते हैं गुणा। ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, 11 से 33 3 बार कट जाएगा और 3 का 100 में गुणा होगा, 300 आएगा, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। तो सबसे पहले आंकड़े जो दिए गए हैं इनको या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तभी माध्यिका निकाल पाएंगे। तो इन्हें आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम को, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। तो चलिए इनको आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले आएगा 5.007, उसके बाद आएगा 5.018, उसके बाद आएगा 5.02, उसके बाद आएगा 5.12, फिर आएगा 5.18। ये आंकड़े हमने आरोही क्रम में लिख लिए। माध्यिका क्या होगी? जो मध्य पद है, ये विषम है आंकड़े यानी 5 हैं, तो जो मध्य पद पूछा गया है वह होगा 5.02। इसमें हमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। यदि सम पद होते तब हम फॉर्मूला लगाकर निकालते। तो माध्यिका तो निकाल के हमने लिख लिया 5.02। अब माध्य कैसे निकालते हैं? जो ये आंकड़े दिए गए हैं यानी जो पद हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सभी आंकड़े जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 23.345। संख्या पदों की कितनी है? 5। 5 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 5.069। ये माध्य आ गया। अब माध्यिका और माध्य का योगफल पूछा गया है, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ देते हैं 5.069, ये समांतर माध्य है, और 5.02, इसको हमें जोड़ना है। 9, 6, 2, 8, 0, 5, 5, 10, यानी 10.089 पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 वर्गों की भुजाएं x सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है। उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है। उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यानी 2 वर्ग दिए गए हैं, दोनों की भुजाएं हमें दी गई हैं, x सेंटीमीटर और 2x + x सेंटीमीटर। तो जो भुजा x सेंटीमीटर है, भुजा x सेंटीमीटर है जिस वर्ग की, उसका परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा यानी 4x हो गया। दूसरे वर्ग की भुजा हमें दे दी गई है 2x + 1, तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8x + 4। अब इन परिमापों का योगफल हमें दे दिया गया है, यानी कि 4x + 8x + 4 बराबर 100। ये हमें सवाल में दिया गया है यहाँ पर। तो 8 4 12x, ये 100 से 4 घट जाएंगे, 96 आएगा। x बराबर 12 से 96 8 बार कट जाएंगे, यानी कि
एक वर्ग की भुजा आ गई 8 और दूसरे की क्या होगी, x का मान रख दें। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है तो बड़ा वर्ग यही है 2x + 1 वाला, इसमें x का मान रख देंगे 2 गुणा 8 + 1, 8 दूनी 16 और 1 17। बड़े वर्ग की भुजा आ गई 17 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 17 का वर्ग होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है। इसमें सममित रेखाएं पूछी गई हैं तो सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसके द्वारा किसी आकृति के दो बराबर बिल्कुल एक जैसे भाग किए जा सकें। तो इसमें सममित रेखाएं पूछी गई हैं तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं ये पूछा गया है। तो एक यहाँ से खींच सकते हैं सममित रेखा, यहाँ से खींच सकते हैं, 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 यहाँ से खींच सकते हैं। उसके बाद जो ये रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ से खींच सकते हैं। तो कितनी सममित रेखाएं हो गई कुल, 6। 12 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है तो कुल 6 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसी तरीके से इसमें कुल 6 सममित रेखाएं खींची। अगला प्रश्न दिया गया है -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है, यानी कितने पूर्णांक हैं ये बताने हैं। तो -8 से बड़े होने चाहिए, -3 से छोटे, तो -6 है, -7 है, -6 है, -5 और -4, यानी कुल 4 पूर्णांक हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, यानी जो दूरी है वह सेंटीमीटर में पूछी गई है। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो 12 किलोमीटर दिया गया है इसे हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे, 12 लाख होंगे। अब इसको हल कर लेते हैं जो हमें दिया गया है। पहले लिखा हुआ है कि मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो मान ले x बटे में 12 लाख बराबर 1 बटे में 25,000, ये हमें अनुपात दिया गया था। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 1200 ऊपर चले जाएंगे और ये 25 अपनी जगह रहेंगे। 25 से 1200 में भाग दे देंगे, हमें मिलेगा 48, यानी कि जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है -3 बटे में 8 गुणा -7 बटे में 13 का व्युत्क्रम है। तो पहले इनका गुणा कर देते हैं, फिर व्युत्क्रम निकाल देंगे। 7 तिया 21, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाते हैं। 13 अट्ठे 104, इसका व्युत्क्रम पूछा गया है, यानी कि उल्टा 104 बटे में 21। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं। इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या है। यानी कि हमें किनारों की संख्या दे दी है और फलकों की संख्या दे दी है। किनारे होते हैं ई, किनारों की संख्या को ई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें 30 दे दिए हैं और एफ दे दिए हैं 12। एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है, एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2। अब इसमें v का मान पूछा गया है, यानी बहुफलक के शीर्षों की संख्या पूछी गई है, तो f का मान हम रख देंगे यहाँ पर 12। v का मान पूछा गया है, e का मान 30 है और ये 2 जो है सूत्र में होता है। v बराबर हो जाएगा 30 2 32 और 32 से 12 घट जाएंगे यानी कि 20। 20 हो जाएगी बहुफलक के शीर्षों की संख्या। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग है। तो हम संख्या मान ले रहे हैं x है और फिर कहा गया है कि संख्या के आधे में यानी x का आधा x/2 होगा। इसमें जोड़ना है 15 और हमें उत्तर मिल रहा है 39। 39 से ये 15 घट जाएंगे। हमें मिलेगा 24। x बराबर हो जाएगा, ये 2 24 में गुणा हो जाएंगे 48। संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, यानी 4 + 8 = 12। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसे हल करना है। इसमें लिखा हुआ है 100 - 300 का 200% का 40%। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है पहले इसको ऐसा लिखकर फिर इसको हल कर लेते हैं। तो लिखा है 100 - 300 का 20%। इसका मतलब है 300 गुणा 20% का मतलब होता है 1/100। इतना लिख लिया हमने, ब्रैकेट लगा लिया। का मतलब होता है गुणा, गुणा लगाया। 40% का मतलब 1/100 यानी बटे में 100 हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं, उत्तर मिल जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 30 दूनी 60 और 100 में से 60 चले गए, बचे 40। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 4 चौके 16 यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 तथा लघुत्तम समापवर्त 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, लासा गुणा मासा। बटे में पहली संख्या जो हमें दी है। 112 से 336 3 बार कट जाएंगे और 3 का 28 में गुणा कर देंगे। 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8। दूसरी संख्या हो गई 84। तीसरा विकल्प इसमें सही हो गया।
अगला प्रश्न दिया गया है 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर लिए जाएं तो नया माध्य है। यानी कि 10 संख्याओं का हमें माध्य पहले से दिया है। कितना दिया है? 0। और 2 संख्याएं उनमें और सम्मिलित कर ली हैं, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई? 12 हो गई। 10 पहले से थी और 2 और सम्मिलित कर ली गई, तो संख्याएं हो गई 12। तो 10 का जो प्लस 72 -12 और कुल संख्याएं हो गई हैं 12। 72 से 12 चला गया, 60 बचा। 12 से भाग दे देंगे, 5 बार कट जाएगा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किसी लंब वृत्तीय वेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन है। तो बेलन की परिधि हमें दे दी है। कितनी दे दी है? 44 सेंटीमीटर। बेलन की परिधि होती है 2πr। तो इससे हम r का मान निकाल लेंगे। फिर आयतन के सूत्र में सभी के मान रखकर हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो 2πr का मान हमें दे दिया है 44 बटे में 2 और पाई का मान भी रख देंगे 22 बटे में 7 होगा, तो ये 7 चले जाएंगे ऊपर। 22 दूनी 44 और ये 2 से 2 कट गया, यानी r का मान, त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का जो आयतन होता है वह कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr² r² सबके मान रख देते हैं। पाई का मान रख देते हैं 22 बटे में 7, r का मान रख देते हैं 7 गुणा 7 अभी निकाला है, और h का मान यानी ऊंचाई हमें दे रखी है 15। ये 7 से ये 7 कट जाएंगे, सबका गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो प्रत्येक वीडियो में मैं 15 प्रश्न ले रही हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर सेकंड के लिए मैं साइंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। साइंस मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। 6 to 8 जो साइंस की बुक चलती है उससे मैंने साइंस कंप्लीट पढ़ाया है, और अब मैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, और 17 वीडियो प्रैक्टिस की आ भी चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप साइंस की वीडियो देख सकते हैं यदि आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और पेपर सेकंड में आपका साइंस सब्जेक्ट है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए मैं EVS कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाया है, और नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड करके उन्हें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने क्लास 3rd की समरी पढ़ाई है, क्योंकि क्लास 3rd की बुक अपडेट हो गई थी और उसके मैंने नोट्स नहीं बना पाए थे, तो उसकी मैंने समरी पढ़ाई है, और क्लास 4th और 5th के नोट्स बनाकर पढ़ाया है। जो EVS की NCERT की बुक चलती है उनके नोट्स बनाए थे और उनसे मैंने पढ़ाया है। और अब मैं EVS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।